जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, आज बात करेंगे कि जो ये उत्तर प्रदेश दरोगा का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें हम कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे अपना जो पेपर है उसे विद इन टाइम करें। और साथ ही हम बात करेंगे कि मैंने इस एग्ज़ाम को 83 मिनट में कैसे किया था। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है दरोगा का एग्ज़ाम, ये हमारा 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। आप लोगों को पता होगा, पहला सेक्शन होता है जीएस का, हिंदी का या जो भी हो, क्या नाम है, मैथ्स और रीजनिंग। इस तरह से ये लगभग 40 क्वेश्चन इन सब के पूछे रहते हैं। कहीं इधर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसमें कोई वो समस्या वाली बात नहीं है, पर ऑलमोस्ट ही उसने ये पैटर्न को काफ़ी लंबे समय से फॉलो किया है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते करते आप समझ पाओगे कि मैंने ये 83 मिनट में कैसे मतलब कि कर दिया है पूरा पेपर। और 83 मिनट में भी करने के मतलब कि बावजूद मतलब मेरा स्कोर जो है, मैथ्स में मैंने 40 किया था, और रीजनिंग में मेरा 38 था, हिंदी में मेरा 30 था, और जीएस में 25 स्कोर किया था। ये स्कोर कर दिया था मैंने 83 मिनट के अंदर, वो भी। और मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा दिन इसकी तैयारी भी नहीं करी थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की। ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज किया। वो स्कोर वगैरह क्या था, वो सारी चीज़ें तो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग जो है इस एग्ज़ाम में टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस सेक्शन को पहले करें और किस सेक्शन को बाद में। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप सबसे पहले जीएस को करें, उसके बाद हिंदी को करें, उसके बाद रीजनिंग को करें, और उसके बाद मैथ्स को करें। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि फर्स्ट नंबर पे ये करना है, सेकंड नंबर पे ये करना है, थर्ड पे ये करना है, फोर्थ पे ये करना है, इन सब चीज़ों के पीछे वजह वो वजह हम इस वीडियो में अभी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये इसी क्रम में क्यों करें, इस बात पे आने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि कौन से सेक्शन के लिए कितना समय आप मतलब कि हमें देना चाहिए, कितना समय पर्याप्त है किस सेक्शन के लिए। तो अगर मैं बात करूं जो जीएस है, उसके 40 क्वेश्चन के लिए जो मैंने टाइम दिया था, मेरा कुछ 7-8 मिनट लगे थे, 8-9 मिनट मान लो, 8 मिनट लगे थे मुझे। ठीक है, और जो हमारा हिंदी है, हिंदी करने में मुझे, हिंदी के 40 क्वेश्चन करने में मुझे 10 या 11 मिनट लगे थे। तो 11 मिनट आप ये रख लो। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने टाइम नहीं देखा, फिर मैं अपना लग गया करने, और रीजनिंग और मैथ करने के बाद मैंने टाइम देखा। तो जब मैंने टाइम देखा तो मेरे कुछ 40-45 मिनट बच रहे थे, 45 मिनट के आसपास बच रहे थे, और मेरा मैथ्स का एक क्वेश्चन बचा हुआ था। मैं पूरा पेपर कर चुका था, मैथ्स में मेरा एक जो है क्वेश्चन छूटा हुआ था, और मतलब कि 40-45 मिनट बचे थे मेरे पास। अब वो क्वेश्चन क्यों छूटा था कि उसका जो है डायरेक्ट फार्मूला मुझे याद नहीं था। उसका डायरेक्ट फार्मूला जो होता है, जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह होती है, वो मैं पेपर में जाके भूल गया, नहीं आती कई बार चीज़ें याद। तो हुआ क्या कि मतलब कि, पर मैंने देखा कि मेरे पास 45 मिनट हैं, और मैंने फर्स्ट राउंड में मैं वही क्वेश्चन। एक चीज़ और ध्यान रखो कि जो पेपर है वो जीएस और हिंदी का तो मतलब कि एक ही राउंड में ख़त्म करो, इसमें तो क्या ही दोबारा आओगे। रीजनिंग और मैथ्स का जो पेपर है, रीजनिंग और मैथ्स का पेपर कम से कम 2 राउंड में करो। मतलब कि 2 राउंड में कहने का मतलब कि पहले राउंड में आप क्या करोगे, पहले राउंड में आप करोगे जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं उन्हें करोगे फटाफट फटाफट। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन एक बार किया, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन गलत हो गया, 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी हुआ जा रहा है, और लग रहा है कि मतलब कि ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है, कैसे करूँगा इसको, मतलब कि मेरे लिए ये क्वेश्चन नया है, कभी देखा ही नहीं है, नया है मेरे क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, पहले राउंड में सिर्फ वो क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं, जो आते हैं उनको करो, जो नहीं आते हैं उन पे आप टिक मार्क, बुक मार्क वगैरह उसमें ऑप्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें आप करते जाओ। उसके बाद सेकंड राउंड में आप वो क्वेश्चन करो जो आपके यहाँ पे छूट गए थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यही मैं फॉलो करता था। तो मैथ में मैं फर्स्ट राउंड में जो है मेरे सारे क्वेश्चन हो गए, बस एक क्वेश्चन बचा था जिसका डायरेक्ट फार्मूला मैं भूल गया था।
और मेरे पास कुछ 40-45 मिनट के आसपास का टाइम बच रहा था, 40 था या 45 एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, पर इतना ही था, इसके आसपास ही था। तो मैंने कहा कि अब ये क्वेश्चन को ना मैं जड़ में से खोद के निकाल लूँगा, मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है। तो मैंने वहीं पे उसका फार्मूला डेरिवेशन करी। अब फार्मूला डेरिवेशन में क्यों कर पाया, क्योंकि मेरा ये की रूल है कि मतलब कि कोई भी टॉपिक पढ़ो उसके पढ़ने से पहले उसके बेसिक इतने बार पढ़ो, इतने अच्छे से तैयार कर लो, इतने अच्छे से पढ़ लो कि मतलब कि बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि बेसिक इतने अच्छे से तैयार हो जाएं कि फार्मूला भी याद हो जाए, और बाय द वे आप पेपर में जाके फार्मूला भूल जाओ और टाइम बच जाए तो आप उसको बेसिक से करके चले जाओ। जो हमारे बेसिक होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो फार्मूला याद कराने में दो चीज़ में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कॉन्सेप्ट्स की। एक तो इनकी वजह से हम फार्मूला हमें अच्छे से याद हो जाते हैं, दूसरा कई बार हमारे क्वेश्चन एकदम सीधे सपाट भाषा में नहीं होते, उलझी हुई भाषा लिखी होती है, तो उलझी हुई भाषा को निकालने में जो है कॉन्सेप्ट हमारी मदद करते हैं। हमें समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन समझ में इसीलिए नहीं आ रहा कि तुमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से नहीं पढ़े हैं। कॉन्सेप्ट आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो जो तुम्हारे क्वेश्चन है वो आपको समझ में आने लग जाएंगे, क्वेश्चन की भाषा आपको पकड़ में आने लग जाएगी। तो ये तो अब तो पेपर से पहले तो आप लोग कर नहीं सकते, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए क्या करना है वो देखते चलो। तो फिर मैंने उस क्वेश्चन का जो है वहीं पे डेरिवेशन किया और उस क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया। तो हमें करना क्या है, टाइम हम मतलब कि किस सेक्शन को कितना टाइम दे सकते हैं उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जीएस और हिंदी को आप एक ही राउंड में ख़त्म करोगे, और जीएस के लिए आप लगभग 40 मिनट के आसपास टाइम दोगे, और जो हिंदी है अब ये हो सकता है डूएबल है, इसमें मैं किसी दिन आपको करके दिखा दूंगा, ये इसी चैनल पर कोई वीडियो डाल दूंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। कई लोग कह रहे होंगे कि 83 मिनट में, अब हमें तो कितना भी बोल दो, 83 नहीं 3 बोल दो, हमें क्या, लेकिन भैया मैं अभी भी करके दिखा दूंगा, ठीक है, किसी को भरोसा नहीं हो रहा तो। रीजनिंग और जो है रीजनिंग के 40 क्वेश्चन और मैथ्स के 40 क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को जो टाइम दे रहा हूँ वो आप मान के चलिए कि रीजनिंग आप 30 मिनट में कर दो 40 क्वेश्चन, 30 मिनट भी काफ़ी हैं, 30 मिनट लगेंगे नहीं, इनमें उतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, पर ठीक है मैंने 30 मिनट दे दिए। और जो है मैथ्स है उसके लिए 35 मिनट्स ले लो, इससे ज़्यादा क्या ही लोगे। अब अगर इसमें जोड़ूँ मैं तो ये कितना हो जाएगा, 65, 66, 76 और 8, ये कितना हो गया, 84 मिनट हो गया आई थिंक, ठीक है, हो गया। इतने ही टाइम का पेपर है, इससे ज़्यादा टाइम का है नहीं। अब आप लोगों को लगता है कि अब नहीं यार इतना ऐसे हमसे इतनी एकदम से तो नहीं हो पाएगा, तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ा लो। जीएस में आप जो टाइम ले सकते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम का है ही नहीं जीएस यार, कहाँ टाइम लगा दोगे आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हिंदी में आप ले लो 15 मिनट, हिंदी में 15 मिनट ले लिया, हमारे पास जो है मिनट हमारे खप गए 26, और हमारे पास 80 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के। तो अगर मैं 120 में से घटाऊं तो हमारे पास 94 मिनट है, यानी कि 94 मिनट। तो रीजनिंग के हमारे जो 40 क्वेश्चन करने हैं उसमें आप 35 मिनट, क्या मैं कह रहा हूँ 40 मिनट लगा लो, लगाओ टाइम, मैं कह रहा हूँ ना टाइम बचेगा, ठीक है। 54 मिनट बचे इसके लिए, मैथ के लिए हो गया। अगर आप इतने में भी नहीं कर पाओगे तो फिर छोड़ो, फिर रहने दो, कोई और कर लेगा आपकी जगह, तुम मत करो फिर, ठीक है। तो वैसे तो पेपर इतने ही टाइम का है, ये इतने में ही कर देते हैं करने वाले, मैंने भी कर दिया था। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप मतलब कि जो है इतना अभी कंफर्टेबल नहीं है और इतना सारा जो है मैथ्स की वो सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं, तो ये टाइम ले लो, 11 मिनट 40, 15 मिनट 40 मिनट। अब जीएस में टाइम कैसे 11 मिनट में हम जीएस के 40 क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं अब आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ो, जनगणना 2011, ये मैंने 2021 के किसी पेपर से उठाया है, के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन का या तो आपको पता है कि ये 1 2 3 4 में से या तो आपको पता है कि कौन सा आंसर है, या तो ये है या ये है या ये है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये पता है तो टिक मारो, बढ़ जाओ, और नहीं पता है तो अगले पे मूव कर जाओ। अब इसको ऐसा तो है नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं इसी को पढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं श्रावस्ती है कि ये है, बताएं। आपको इतना ही देखना, जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में साक्षरता दर, ये फटाफट आगे बढ़ जाओ, हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो जैसे अगला,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की सत्ता देता है? मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद ऐसा है जो उच्च न्यायालय के एरिया में जितने भी वो होंगे न्यायालय और न्यायाधिकरण, मतलब कि जो लोअर कोर्ट होंगे और जो ट्रिब्यूनल्स होंगे, उनके ऊपर सुपरविजन यानी कि अधीक्षण की ताकत कौन सा वो देता है अनुच्छेद। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में मान लो आपको ये पता है कि 231 हमारा फलानी चीज़ से संबंधित है किसी और से, तो इसको कट मार दो, इसको कट मार दो। तो इस वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा सोचने के लिए टाइम ले सकते हो, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले और उनमें क्या ही सोचने का टाइम लगेगा, मतलब कि लोगे। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मारो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नहीं आ रहा है तो अपना छोड़ के आगे बढ़ जाओ, आ रहा है तो उसको आंसर करके आगे बढ़ जाओ। अगर जीएस में इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप टाइम ले सकते हो कि 231 जो अनुच्छेद है वो किसी और चीज़ से संबंधित है, 223 है वो किसी और चीज़ से संबंधित है। तो अब हमें ये 3 पता है, या मान लो हमें ये 2 पता हैं, तो अभी हमारे पास कम से कम 50% तो चांस है सही होने के। तो इन दोनों में से कोई मार सकते हो। अगर हमें मान लो कि ये 3 पता है तो ये हमारा आंसर आप टिक करके बढ़ सकते हो। तो जीएस में आप 2 तरह के क्वेश्चन जो है सोच के जा सकते हो। 2 तरह के क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम फैक्ट हैं। अब फैक्ट की खास बात ये होती है कि या तो वो याद है या तो वो नहीं याद है। याद है तो मारो आगे बढ़ जाओ, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है, तो उन पर थोड़ा बहुत सोचने के लिए टाइम ले लो। तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कितनी देर का, 10 सेकंड का। जनगणना 2011 पढ़ना है, उत्तर प्रदेश पढ़ना है, कौन सा जिला में साक्षरता दर सबसे अधिक है, और ये 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। 10 सेकंड में तो पढ़ ही लोगे इसको। अब ऐसा तो है नहीं इसको पढ़ के हमें प्रोसेस भी करना है। तो ये हम जीएस में कर सकते हैं। ऐसा ही हम हिंदी में कर सकते हैं कि इस शब्द का विलोम कौन सा है, 4 वो पढ़ने विकल्प, 4 में से एक तो पता ही है, ख़त्म करो आगे बढ़ जाओ। तो इस तरह से धड़ाधड़ लगाते जाओ। तो ये हम इस तरह से इनमें क्वेश्चन में टाइम जो है बचा सकते हैं। अब मैंने अभी लिखा कि जो है पहले हमें जीएस करनी है, फिर हिंदी करनी है, उसके बाद रीजनिंग करनी है, उसके बाद मैथ्स करना है। इसी क्रम में हम क्यों करें, तो अभी ध्यान से देखना। मैंने जीएस के लिए मान लो 8 मिनट दे दिए या 10 मिनट दे दिए। जीएस के लिए मतलब हमारा जो लगने वाला टाइम है वो 10 मिनट्स है। ठीक है, और हिंदी के लिए अपना मान लो 14 मिनट हमने दिया, रीजनिंग के लिए भी कुछ मान लो, और मैथ्स के लिए हमने दिया था, मान लो हमने मैथ्स के लिए 40 मिनट दिया था। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लगेगा हमें। तो आप कहोगे 10 मिनट, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 40 क्वेश्चन है, 10 मिनट 600 सेकंड, यानी कि 15 सेकंड लगेंगे हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन करने में। और यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट का टाइम लगेगा। गणित का एक क्वेश्चन करने में हमें 1 मिनट का टाइम लगेगा। अब एक बात सोचो, आप पेपर दे रहे हो, पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। पहली कंडीशन ये है जब आप जीएस बाद में कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है जब आप मैथ्स बाद में कर रहे हो। अब ध्यान से सुनना कि जीएस का हमें टाइम कितना दिया है, 10 मिनट अलॉट किया है मान लो, और 10 की जगह आपके बाद में बच ही रहे हैं सिर्फ 9 मिनट। तो अब सिर्फ 9 मिनट बच रहे हैं, तो आपके पास 1 मिनट की कमी है। कितने की कमी है, आप कहोगे 1 मिनट की। ठीक है, 1 मिनट में आपके कितने क्वेश्चन छूटेंगे, कितने क्वेश्चन छूटेंगे, तो आप कहोगे 1 मिनट में, चूंकि 15 सेकंड में हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन छूटेंगे। और मैथ्स में हमारा मान लो अगर जो है 40 मिनट टाइम दिया और 40 की जगह 1 मिनट की कमी पड़ रही है, यानी कि 39 मिनट बचे हैं, तो 1 मिनट की यहाँ पे कमी पड़ रही है। तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना क्वेश्चन छूटेगा, तो आप कहोगे 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन छूटेगा। तो एक तो जीएस और हिंदी पहले करने का ये फ़ायदा है कि अगर हमारे पास लास्ट में कम टाइम बच रहा है, तो अगर हम जीएस पहले करेंगे तो मैथ्स का शायद 1 या 2 क्वेश्चन छूटे, 1 ही क्वेश्चन छूटे या 2 क्वेश्चन छूटे। अगर मैथ्स के 1 या 2 क्वेश्चन की तुलना में यहाँ 4 या 8 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों में टाइम कब लगता है, उन्हें फटाफट से ख़त्म कर लेना चाहिए। तो एक तो ये वजह है कि इस क्रम में हम क्यों करें। दूसरी एक वजह है, देखो कि अगर हमने मैथ्स और रीजनिंग को पहले किया, तो यहाँ पे हम इतना जो है वो लगा चुके होते हैं, अपने दिमाग पे इतना प्रेशर डाल चुके होते हैं, कैलकुलेशन करना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, फलानी प्रोसेसिंग करनी, ये सारा, तो दिमाग जो है हमारा थक चुका होता है इस टाइम तक आगे, है ना। तो फिर जो ये जो आसान जीएस और हिंदी के वाक्य होते हैं, वो एक वाक्य पढ़ने में भी हम 2 बार पढ़ते हैं, समझने में टाइम लग रहा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमने मैथ्स पहले किया है तो हमारा जो
टाइम है वो भी हम ज़्यादा लगा रहे होते हैं, तो हो सकता है कि बाद में टाइम हमें कम पड़ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अभी से आप मॉक वगैरह दो तो ये वाली टाइमिंग आप मीट करने की कोशिश करो। कभी सिर्फ 40 क्वेश्चन 11 मिनट में लगा के देखो, ज़्यादा स्कोर पे कम मतलब कि ध्यान मत दो। मॉक में जब टाइम मैनेज करना हो तो एक आध बार ऐसे दे के देखो, जब स्कोर पे थोड़ा सा मतलब कि कम फोकस करो। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक दो बार तुमने ये कर लिया तो आदत लग जाएगी, फिर आपका स्कोर भी वही आएगा, टाइम बच जाएगा वो मुनाफा में। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। मैथ्स और रीजनिंग में टाइम कैसे बचाएं, इसमें पहला तरीका तो ये है कि कोई भी अगर कठिन या गलत क्वेश्चन मिल जाए, पता है एग्जाम में कई बार गलत क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। अब कठिन क्वेश्चन किया, एक बार में नहीं हुआ, एक बार में नहीं हुआ, गलत क्वेश्चन है वो भी एक बार में नहीं होगा, इन दोनों को छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन करो। अब होगा क्या कि मान लो गलत क्वेश्चन मिल गया आपको, अब वो गलत क्वेश्चन ही आप करे जा रहे हो, 3 बार कर लिए 4 बार कर लिया आपने, मान लो उसमें 5-6 मिनट लगा दिए, तो बस हो गया काम ख़त्म। अब क्या कर लोगे आप इस पेपर में? ठीक है, इतने 5-6 मिनट इसमें लगाए, इतने में आप आगे के 3-4 क्वेश्चन कर लेते, और पता चला बाद में जब आंसर किया है कि ये तो क्वेश्चन ही गलत था जिसमें आप दिमाग मार रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत टफ आ जाते हैं, तो जो टफ क्वेश्चन है वो सबके लिए टफ है, आप अकेले के लिए टफ नहीं है। ठीक है, तो मुश्किल क्वेश्चन को ज़्यादा दिल से नहीं लेना कि नहीं भाई मैं तो करके ही छोड़ूंगा। जो मुश्किल क्वेश्चन है आपसे नहीं बन रहे हैं, आपके लिए दूसरे क्वेश्चन दिए हैं उसमें, उनको करो। जो ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं उन्हें फ़िलहाल के लिए तो छोड़ दो। आप उनमें बार बार टाइम लगाते जाओगे, बहुत कम पॉसिबिलिटी है आप उसको कर लो। ठीक है, तो कठिन टाइम जो है क्वेश्चन उनको जो है छोड़ के जा सकते हैं, और गलत क्वेश्चन है उनको छोड़ के पहले मतलब कि राउंड में, पहले चरण में आप उन्हें छोड़ देंगे। अब एक बार हम पूरे पेपर तक गो थ्रू हो जाएंगे, 1 से लेके 160 में क्वेश्चन तक, तो वापस आएंगे फिर लौट के, कुछ हमें टिक लगे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से सबसे पहले वो उठाओ जिसके करने की सबसे ज़्यादा संभावना है, जिसको आपको लग रहा है कि सबसे कम टाइम में या सबसे अच्छे से मैं इसको कर लूँगा, उसको उठाओ। फिर उसके बाद उससे कम संभावना वाला, फिर उससे कम संभावना वाला, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपना टाइम मैनेज करने के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हो पेपर में। ठीक है, और तो ठीक है फिर, थैंक यू, जय हिंद। आपको इसमें किसी मतलब कि कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर लिंक वगैरह डाल दी गई होंगी, तो उनमें भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।